नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी विषय में स्वागत है। बच्चों, पाठ 12 रेशों की कहानी हम पढ़ेंगे। पाठ प्रवेश। शरीर को बाहरी वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए मानव ने रेशों की खोज की। ये रेशे सूत, रेशम, ऊनी और कृत्रिम धागे हो सकते हैं। इन रेशों से ही बने कपड़े विभिन्न मौसमी झंझावातों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं के चर्म से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ, डलिया, टोकरियाँ आदि बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। प्राचीन भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। प्राचीन काल में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। तो बच्चों, यहाँ पे हमने जाना कि किस तरह से प्राचीन काल में लोग किस तरह से अपने तन को ढका करते थे। उसके बाद धीरे धीरे कैसे कपड़ों के क्षेत्र में, या हम ये कह सकते हैं कि तन को ढकने के लिए नाना प्रकार की चीजों का वो उपयोग करने लगे, क्योंकि उन्हें उस वक्त सिलाई का ज्ञान नहीं था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से लपेट लेते थे। वे शरीर को लपेटने के लिए विभिन्न चीजों का प्रयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई हैं। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी बिना सिले वस्त्रों के रूप में साड़ियों, धोतियों, लुंगियों अथवा पगड़ियों का उपयोग किया जाता है? जिस प्रकार हमारे देश में भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी विविधता पाई जाती है। बच्चों, मैंने कहा जिस प्रकार से कि वस्त्रों को, अपने तन को लपेटने के लिए वस्त्रों के रूप में बहुत सी चीजों का वो प्रयोग करते थे। लेकिन जैसे ही सिलाई की सुई का आविष्कार हुआ, वैसे ही वो लोग कपड़े सिल के पहनने, उसमें भी बहुत सारी विभिन्नताएं आ गई हैं। पर आज भी आप देखोगे कुछ कपड़े ऐसे हैं जो बिना सिले पहने जाते हैं, जैसे उसके अंतर्गत साड़ी, धोती, लुंगी, ये सारी चीजें आती हैं जिनका उपयोग आज भी हम बिना सिले करते हैं। और उसी प्रकार अगर देखा जाए तो हमारे देश में जिस प्रकार भोजन में बहुत सारी विविधता है, बहुत अलग अलग प्रकार के भोजन यहाँ पे मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार पहनने के वस्त्रों में भी विविधता दिखाई देती है। भेड़,
बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों की मोटी परत से ढके होते हैं। बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए ये बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन्हीं बालों, रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। ये रेशे जांतों कहलाते हैं। बच्चों, कुचालक का अर्थ है वह वस्तु जो अपने में से होकर विद्युत, ताप आदि को प्रवाहित नहीं होने देती। हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट तंतु रूपी मुलायम बाल। तंतु रूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त की जाती है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा पर मुलायम बाल या फर होते हैं। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं, जिन्हें पश्मीना शॉलें कहते हैं। यदि हम जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो भेड़ों के झुंड चरते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती हैं और वे घास अथवा पत्तियां पसंद करती हैं। भेड़ पालक उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, बीजों में से तेल निकाल लेने के बाद बचा पदार्थ भी खिलाते हैं। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता। ऐसा इसलिए कि उनकी त्वचा की सबसे ऊपरी परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग आते हैं, जैसे हमारे उग आते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने जाना कि भेड़ के बालों को किस प्रकार से उतारा जाता है और किस प्रक्रिया द्वारा या किस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा उनके ऊन बनते हैं। उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल निकल जाए। यह प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है।
आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को पृथक किया जाता है। पृथक का अर्थ होता है बच्चों अलग करना। बालों में से छोटे छोटे कोमल रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। रेशों की विभिन्न रंगों में रंगा जाता है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफेद होती है। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर दूसरे प्रकार के ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा हमने जाना कि किस प्रकार से प्राचीन काल से लेके आधुनिक समय में जो वस्त्रों का उपयोग था वह कैसे बदला, और साथ ही हमने यह भी जाना कि भेड़ों के बालों से जो प्राप्त होते हैं वो ऊन किस प्रकार से बनते हैं, यह भी हमने इस पाठ के द्वारा जाना। वो पूरी प्रक्रिया को हम समझा। शब्दार्थ लेखन। बच्चों, शब्दार्थ आपको अपनी हिंदी नोटबुक में लिखना है। कुचालक अर्थात वह वस्तु जो अपने में से होकर विद्युत, ताप आदि को प्रवाहित नहीं होने देती। पृथक अर्थात अलग। आविष्कार अर्थात खोज। प्रक्रिया अर्थात वह क्रिया या प्रणाली जिससे कोई वस्तु बनती या निकलती हो। बच्चों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।